स्वागत है दोस्तों। भारतीय संविधान के संबंध में एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है, रोचक विषय रहता है कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। भारतीय राज्य किस प्रकार का है, जो भारत देश है उसमें परिसंघीय व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है। तो इस बिंदु को लेकर आइए चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भारत संघीय व्यवस्था है या भारत में एकात्मक व्यवस्था है। तो संघीय व्यवस्था के तत्वों पर जब हम डिस्कस करें, दोनों प्रकार के जो लक्षण भारतीय संविधान में दिए गए हैं, संघीय लक्षण और एकात्मक लक्षण, इन लक्षणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है या एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो संघीय लक्षणों के अंतर्गत जब हम बात करें तो पहला लक्षण जो है वह है लिखित संविधान। यानी कि जो भारत का संविधान है वह भी लिखित संविधान है और संघात्मक व्यवस्था के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं, जो अनिवार्य लक्षण होने चाहिए एक संघीय व्यवस्था में, उनमें लिखित संविधान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि राज्यों और केंद्र के बीच में, राज्यों व केंद्र के बीच में किसी प्रकार का मतभेद न हो। जो दिशा निर्देश दिए जाएं वह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, और स्पष्ट निर्देश तभी संभव है जब वह लिखित रूप से वर्णित हो। तो लिखित संविधान परम आवश्यक है और जो कि भारत में है। दूसरा होता है शक्ति विभाजन। ऐसा ना हो कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के पाले में आके एक दूसरे के अधिकारों का हस्तक्षेप करें, एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करें। इसलिए शक्ति विभाजन परमावश्यक तत्व है और शक्ति विभाजन के अंतर्गत भारत में शक्ति विभाजन किया गया है। 3 सूचियों के माध्यम से विषय निर्धारित किए गए हैं कि किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा और किन विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा। तो पहली तो है संघीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों के माध्यम से विषय निर्धारित कर दिए गए हैं कि संघीय जो विषय संघ सरकार को दिए गए हैं वो संघीय सूची में लिखे गए हैं, जो राज्य सरकार को दिए गए हैं वो राज्य सूची में लिखे गए हैं, और जो समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं कि जिन पे केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें कानून बना सकती हैं। अच्छा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया तो संघीय संविधान के संबंध में, संघीय व्यवस्था के संबंध में एक मॉडल देश माना जाता है, वहां का संविधान मॉडल संविधान के रूप में गिना जाता है। वहां सूचियां 2 ही प्रकार की पाई जाती हैं, संघीय सूची और राज्य सूची, चाहे वह अमेरिका हो और या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों जगह 2 ही प्रकार की सूचियां देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने, ऑस्ट्रेलिया में तो समवर्ती सूची की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में मुख्यतः राज्य सूची और संघीय सूची 2 ही सूचियों में सारे विषयों को वितरित करके राज्य और केंद्र के बीच में सारे विषयों का डिवाइडेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही एक व्यवस्था देखने को मिलती है ये कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह राज्य और केंद्र के बीच में अगर किसी बात को लेके मतभेद है या जहां पे संविधान के निर्वचन का संबंध आता है, संविधान में लिखे गए कानूनों की व्याख्या करने की कहीं पे नौबत आती है, जब केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार के मतभेद हो जाएं, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार यही है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में उत्पन्न विवादों को निपटाए। ये इसके प्राथमिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 131 के तहत संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में या राज्य और राज्य सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद है
तो वह इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि संविधान की व्याख्या करे। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक और व्यवस्था ये है कि जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद एक ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक में ही शुरुआत में ही ये कह दिया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। कोई दो राय वाली बात नहीं छोड़ी गई है कि राज्यों को किसी प्रकार का अन्य अधिकार है, राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। हमारे संविधान का जो संविधान है वो, हमारे भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत एक ऐसा संविधान है, भारत का संविधान ये व्यवस्था करता है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसे संघ में आप निवास कर रहे हैं कि आप अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार भी हमारा जो संविधान है वह संघीय संविधान है। उसके साथ ही एक व्यवस्था ये है कि हमारा संविधान जो है वह कठोर संविधान है। कठोर संविधान मायने, कठोर संविधान का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जब चाहे जी चाहे संविधान परिवर्तित कर दिया, राज्यों का कोई वजूद नहीं है, राज्य मात्र उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गए, खिलौना बन के रह गए, ऐसा नहीं है। कठोर संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अगर संघीय जो व्यवस्थाएं हैं, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को अगर कोई परिवर्तन करना है, राज्यों के अधिकारों में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, तो राज्यों की सहमति आवश्यक है। और हमारे संविधान में इस बाबत दो तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि कभी कभी केंद्र सरकार यानी जो संसद है, संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ में राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का भी 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और कभी व्यवस्था ये रहती है कि राज्यों का साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है अगर संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना रहे तब। तो हमारे यहाँ ये भी एक अनूठा दृष्टिकोण देखने को मिलता है। एक और लक्षण हमारे संविधान में देखने को मिलता है, वह ये है कि द्वैध सरकार। हमारा संविधान द्वैध सरकार की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो स्तरों की सरकारें हैं और दोनों स्तर की सरकारों को अपने अपने विषय क्षेत्र दे दिए गए हैं कि आप इन विषय क्षेत्रों पर शासन करिए। राष्ट्रीय महत्व के कुछ ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार के पास हैं, बाकी दोनों सरकारों को अपने अपने दायित्व निर्धारित कर दिए गए हैं और किसी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उपस्थित है। लिखित संविधान के माध्यम से शक्ति विभाजन कर दिया गया है और दोनों सरकारें बखूबी अपना शासन कर रही हैं, जैसा कि हर संघीय संविधान में पाया जाता है, चाहे वह कनाडा का संविधान हो और चाहे वह अमेरिका का संविधान हो। एक अनूठी व्यवस्था भारत में यह है कि यहां तीसरी सरकार की भी अवधारणा है। अब ये तीसरी सरकार क्या है? तीसरी सरकार की अवधारणा पूरे विश्व में केवल भारत के पास ही है। भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां तीसरी सरकार की अवधारणा जो है वह परिलक्षित होती है। तीसरी सरकार यानी कि स्थानीय शासन। स्थानीय शासन अर्थात जो हमारे यहाँ पंचायत की व्यवस्था की गई है, पंचायती शासन। और पंचायती शासन में कौन कौन से शासन है? ग्राम पंचायत और
नगर पंचायत, दोनों जगह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और उसी प्रकार से नगर में भी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था जो है वह दृष्टिगोचर होती है। यह व्यवस्था एकमात्र हिंदुस्तान में ही दृष्टिगोचर होती है, पूरे विश्व में बाकी ये व्यवस्था कहीं भी नहीं है। और यह व्यवस्था जो है वह लागू हुई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन कब हुए? 1992 में। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ तीसरी सरकार यानी स्थानीय शासन की भी व्यवस्था की गई। यह हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत बनाता है और एडवांस लेवल पर लेकर जाता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो भारतीय संविधान में पाए जाते हैं संघीय व्यवस्था के तौर पर। आइए अब कुछ ऐसे लक्षणों पर भी बात कर लेते हैं जो कि भारत में एकात्मक लक्षण दिए जाते हैं, जिनके आधार पर यह माना जाता है कि भारत में एकात्मक शासन है। आइए डिस्कस करते हैं एकात्मक लक्षणों को। और एकात्मक लक्षण जो है उनके अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में कुछ एक लक्षण ऐसे दिए गए हैं जैसे कि एकल संविधान, प्रायः क्या होता है कि संघ सरकार वाली व्यवस्थाओं में, जहां संघीय व्यवस्थाएं होती हैं, वहां पर केंद्र और राज्यों का अपना अलग अलग संविधान होता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को यह मिलता है कि यहाँ एकल संविधान है, राज्य का अलग संविधान नहीं है, जैसा कि अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। वैसी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये संघात्मकता की क्लासिकल व्यवस्था नहीं है भारतीय संविधान। दूसरा हमारे यहाँ एक बिंदु जो है वह ये है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जो संघीय देश होते हैं उनमें राज्यों व केंद्र दो नागरिकता होती है। लेकिन भारत के संबंध में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता है और वह है कि वी आर इंडियंस। अनुच्छेद 5 सीधे सीधे कहता है कि एक नागरिकता की व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं है कि आप भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु की अलग से नागरिकता लेकर घूम रहे हैं। भारत में एक ही नागरिकता होगी और वह होगी भारतीय, कि आप भारत के नागरिक हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक और व्यवस्था देखने को मिलती है एकात्मकता की। वह ये है कि शक्ति वितरण जो है वह केंद्र के पक्ष में है। जो शक्ति विभाजन किया गया है वह केंद्र के पक्ष में रहते हुए किया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें ये साफ साफ दृष्टिगोचर होता है कि केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाया जाए। कैसे? अभी जो सूचियों का जिक्र किया गया था, केंद्र सूची या संघ सूची जिसे बोलते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन्हें अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की जो सूची है उसमें लगभग 99 विषय है वर्तमान में। राज्यों के पास जो सूची है उसमें
62 विषय हैं तकरीबन, और समवर्ती सूची जो है उसमें 52 विषय हैं। इस प्रकार भी आप देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के पास है वह ज्यादा विषय हैं और राज्य सरकार के पास अपेक्षाकृत कम विषय हैं। और उसके साथ ही एक व्यवस्था ये है कि जो ये 52 विषय हैं, इन विषयों में अगर केंद्र और राज्य सरकार में अगर कहीं पर क्लेश हो जाए, राज्य में असहमति बन जाए, केंद्र का कानून अलग हो, राज्यों का कानून अलग हो और सेम विषय हो, तो केंद्र का कानून जो है वह प्रभावी होगा। प्रभावी कानून किसका होगा? केंद्र का। और राज्य का कानून उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वह केंद्र के कानून को ओवरराइड करता हो या केंद्र के कानून से असंगत हो। उसके साथ ही एक व्यवस्था केंद्रीय एकात्मक व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ आपात उपबंध है। आपात उपबंध क्या? हम इसे ये मान सकते हैं कि केंद्र सरकार को शक्ति मिल जाती है विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार पर कानून बनाने के लिए। जैसे कि उसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं। पहला तो यही है कि आपात उपबंध। अगर आपातकाल लगा हो अनुच्छेद 352 के तहत, तो संपूर्ण देश पर या देश के किसी हिस्से में जहां पर भी आर्टिकल 352 प्रभावी है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। साथ ही या किसी हिस्से में जहां पर भी आवश्यकता हो, जहां पर भी आर्टिकल 352 अप्लाई हुआ हो। साथ ही 356 के तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अगर किसी राज्य की सरकार जो है वह संविधान के अनुरूप शासन चलाने में असमर्थ हो, तो क्या होगा? वहां भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसी प्रकार से आर्टिकल 360, अगर 360 में वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में भी केंद्र सरकार को यह अथॉरिटी मिल जाती है कि वह राज्य सरकार के विषयों पर कानून बनाए। अनुच्छेद 365, यदि राज्य केंद्र का निर्देश न माने, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में भी वहां की सरकार को भंग कर दिया जाएगा और उस राज्य पर कानून किसका चलेगा? केंद्र सरकार का प्रभावी होगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही एक व्यवस्था ये है कि अनुच्छेद 249 के तहत, अगर 249 के तहत राज्यसभा ये पारित कर दे कि इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। लेकिन ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। हालांकि व्यवस्था ये है कि इस 1 वर्ष को हर 1 साल के बाद में अगली साल के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत अगर ऐसी व्यवस्था कर दे राज्यसभा, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाने लगती है। साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्य अगर किसी बात के लिए प्रस्ताव पारित करें कि इस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बनाने लगती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात का प्रस्ताव दे दें, यहां पर भी केंद्र सरकार के पक्ष में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये भी एक एकल संविधान की तरफ या एकात्मकता का लक्षण है। एक व्यवस्था और है कि राज्यपाल का पद हमारे यहाँ स्वीकृत किया गया है।
अब राज्यपाल का पद है तो राज्य में, लेकिन ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बन के वहां रहता है। केंद्र सरकार नियुक्त करती है और ये रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को ही करता है। राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए और किसी प्रकार से राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो इस यहां पर भी आकर यह सिद्ध होता है कि जो हमारा संविधान है वह एकात्मकता की ओर ज्यादा प्रवृत्त है। इन सब लक्षणों के साथ आइए 2-3 लक्षण और देखते हैं। इसके साथ ही व्यवस्था ये की गई है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, भारतीय पुलिस सर्विसेज, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं और राज्यों में सेवाएं देते हैं ये अधिकारीगण। तो इस प्रकार से भी जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को अपने दबाव में रखती है। केंद्र सरकार द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ही इनका जो है संचालन किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार पर दबाव बना के रखते हैं। एक और व्यवस्था ये है कि जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार भी कहीं न कहीं अल्प मात्रा में ही, लेकिन राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का दबाव बना रहता है, केंद्र सरकार का पल्ला भारी रहता है। तो ऐसे कई एक लक्षण, अभी भी बहुत सारे लक्षण ऐसे और विद्यमान हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि केंद्र सरकार बहुत हद तक बलवती रहती है। जैसे एक और लक्षण, उस लक्षण में हम ये कहते हैं कि राज्यों को पर्याप्त बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यों को राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं, जैसा कि अमेरिका आदि देशों में व्यवस्था है। लेकिन भारत में जनसंख्या के अनुसार व्यवस्था की गई है कि जहां जितनी जनसंख्या उसके अनुरूप पद बांटे गए हैं और ये जो है कि सीटें 1 से लगाकर 34 तक जनसंख्या के अनुसार बांटी गई हैं। लेकिन एक अच्छे संघीय सरकार या संघीय देश की व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था की अच्छी धारणा क्या होती है? वो ये होती है कि प्रत्येक राज्य को, चाहे वह कम जनसंख्या वाला हो या ज्यादा जनसंख्या वाला हो, वहां पर सीटों का बंटवारा बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा देखने को नहीं मिलता। दोनों लक्षण देख लिए हैं हमने। इसके बाद में आइए डिस्कस करते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। तो इसके संबंध में संघात्मकता के पक्ष में कई डिसीजन भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कई विद्वानों ने भी ये माना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ही कह दिया था कि भारत जो है वह ऐसा संविधान निर्मित कर रहा है जो ना तो संघात्मक होगा और ना ही एकात्मक होगा, बल्कि यह समय के अनुरूप संघात्मक होगा और समय के अनुरूप ही एकात्मक होगा। यानी कि संविधान एकात्मक है या संविधान संघात्मक, ये डिसीजन कौन लेगा? समय लेगा। संघात्मक है या एकात्मक।
या एकात्मक, ये समय पर निर्भर करता है कि उस समय कैसी परिस्थितियां हैं और भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल अपना रूप निर्धारित करेगा। जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, केसी वेयर जी ने इसे अर्धसंघ कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस में, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एसआर बोम्मई का निर्णय आया और एसआर बोम्मई के निर्णय में भी इसे संघात्मक संविधान माना है। साथ ही जो केशवानंदा भारती केस रहा है, केशवानंदा भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मूल लक्षण है, यानी इस लक्षण को आप बदल भी नहीं सकते। संघात्मकता जो है वो भारतीय संविधान का मूल लक्षण है। इसके साथ ही जो एक समिति आई थी, एक कमेटी आई थी, उस कमेटी में भी ये निर्धारित किया गया था कि ये संविधान सरकारिया आयोग जो 1983 में गठित किया गया, सरकारिया आयोग ने भी ये माना कि भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक संविधान है। सरकारिया आयोग भी संघात्मक संविधान के पक्ष में अपना बयान देता है। तो इस प्रकार के तमाम लोगों के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तमाम व्याख्याओं के बाद हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक संविधान है। हाँ, यह जरूर माना जा सकता है कि इसमें कुछ एक ऐसे मजबूत लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मकता के पक्ष में ढकेल रहे हैं, या ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह संविधान जो है संघात्मक संविधान है और संघात्मक संविधान के बहुत सारे लक्षण इसमें विद्यमान हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।